नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और बिहार दरोगा का जो पीटी का रिजल्ट है वो जनवरी में ही आ जाएगा। न्यूज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये मार्क्स मेन का बुक का सेट है बिहार दरोगा मेंस परीक्षा के लिए। इसमें हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया था, इसका दूसरा सेट होगा। प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं, तो टेस्ट की तरह लीजिएगा। और कुल 100 में से 80 नंबर का जीके का होता है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न। उसको अभी हम कंप्लीट करेंगे। 20 नंबर में 10 मैथ होता है और 10 रीजनिंग का होता है। तो इस 80 में से अभी आपको कितना स्कोर कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है। अकबर द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी इमारत का एग्जाम्पल मिलेगा आपको फतेहपुर सिकड़ी में। फतेहपुर सिकड़ी में ऐसा नहीं एक ही इमारत है, ढेर सारा है, जिसमें कि आपको पंचमहल, हवा महल, बीरबल का कोठी, ये सब सारा फतेहपुर सिकड़ी में ही मिलेगा। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? डी, फतेहपुर सिकड़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। मातृ शक्ति, मातृ देवी की उपासना होती थी उस टाइम में। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। तो ये हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर 80 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे? पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ये 1177 से लेकर 1192 तक रहे। यानी तराइन का युद्ध, जो गौरी के साथ युद्ध सब हुआ था, वो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के साथ ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक आपको बताइएगा, 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? गौरी से जुड़ा हुआ युद्ध कमेंट बॉक्स में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में किया था। सूरत में 1613 में, सूरत में। और 1608 में मुसलीपट्टनम में कहा जाता है, पर आपको 1613 सूरत वाला ही एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बन के पहले यही तैयार हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1857 के विद्रोह के टाइम पाम स्टर्न थे। पाम स्टर्न। ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए। वैशाली। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? कुआं का अवशेष मिला था मोहनजोदड़ो में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता में कुआं, मतलब घरों में कुआं का अवशेष कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अंतिम मुगल है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम, यानी सेकंड लास्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। और उनके पिता का नाम, तो ये है अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी था रायगढ़ में। रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी ने पहला अमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला अमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? वैसे तो इनका अनशन 1917 में ही हो गया था, चंपारण वाला, लेकिन जब अमरण अनशन की बात आए तो वो हुआ था 1932 में। 1932 में सांप्रदायिक निर्णय वाला था, तो कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड के समय ऑप्शन नंबर ए ये हो जाता है। रिपीट करते हैं, महात्मा गांधी ने पहला अमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय। इसको हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक विरुद्ध में, या सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में किया गया था। वर्धा, वहीं पे कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था इस बार, जिसमें भारत छोड़ो की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सिंगापुर जेल में। साथ ही एक सेंटेंस आजकल और भी दिया जाता है, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के ही समय, ये भी सेंटेंस कहा गया था कि आज़ादी को आज हमें अपनी शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
तो पहला टर्म जो है वो यूज किया जाता है। अगर आप लोग सुभाष चंद्र बोस मूवी आई थी, अगर आप देखे होगे तो याद होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? यानी जो कांग्रेस बट गया था नरम दल और गरम दल में, ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार के समय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह किसने कहा था? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित किया गया है। ये कहा गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, कि भारतीय संविधान में जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया 1935 में भारत सरकार अधिनियम था उसको हमने ले लिया, तो इसका मुझे कोई गलती नहीं है, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और एक प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में सबसे अधिक बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है? तो 2/3 जो है वो 1935 भारत सरकार अधिनियम जो आया था उससे लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका भीमराव अंबेडकर है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह। मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए। गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था, गांधी इरविन समझौता। और गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न आता है कि कौन ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। और ये जो आज़ाद हिंद फौज है ये कब गठित किया गया था? 1942 में। 1942 जिस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। 1924। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इसमें सबसे सूखा स्थान जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु है, तो लेह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे सूखा स्थान हो जाएगा। ये एक शुष्क मरुस्थल है। लेह जो है शुष्क मरुस्थल है, सूखा स्थान है। वर्षा नहीं होता लेकिन शुष्क है, कम वर्षा होता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हो जाएगा अरावली। अरावली। और सबसे नवीनतम अगर पूछते तो हो जाता हिमालय। हिमालय। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो कौन सी है? गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वो कौन सी है? तो वह है गोमती। गोमती। ऑप्शन नंबर सी। गोमती उत्तर प्रदेश से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बाल्टिक कंट्री जो पढ़ते हैं, बाल्कन देश कौन सा नहीं? ऑस्ट्रिया नहीं हो जाएगा। ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 74.04%। 74.04। सबसे टॉप पे केरल है और सबसे नीचे में यहाँ पे बिहार आता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस कारण से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। सबसे अधिक वर्षा किस जगह पे होता है? तो मानसीराम में। और सबसे कम कहाँ पे होता है? तो लेह पढ़े थे। और ऑप्शन में अगर जैसलमेर हो तो वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो जो नदी अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी बनाती है, और जो नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो नदी डेल्टा बनाती है। तो एस्चुरी नहीं बनाएगी, मतलब जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी वो एस्चुरी नहीं बनाएगी। तो महानदी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नर्मदी, ताप्ती और मांडवी ये सब अरब सागर में गिरती है, वो बनाती है एस्चुरी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता? कैस्पियन सागर की सीमा इराक नहीं बनाता। इराक इसमें नहीं बनाता। कुल 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से मिलती है, जैसे कि अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक ना, यहाँ पे इराक नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? 2011 अभी मैंने जिक्र किया था। अच्छा, ये जिला पूछ रहा सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो यह गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है।
बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? वो हो जाएगा रोहतास, रोहतास। और सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम तो पूर्णिया है, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरित क्रांति से गहरा संबंध है स्वामीनाथन का, स्वामीनाथन। और ये 1966-67 में आया था, हरित क्रांति इन्हीं के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। श्रम का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित किया जाता है? तो श्रम का विभाजन बाजार के विस्तार के अकॉर्डिंग, बाजार के विस्तार के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का ये होता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम से। और ये सबसे अच्छा मापदंड होता है किसी भी देश का, किसी भी राज्य का। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? ऑपरेशन फ्लड ये है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन। ये कब आया था? 1970 में, 1970 में। और वर्गीज कुरियन, जैसे कि उनमें हम याद रखते हैं स्वामीनाथन का, वैसे इसमें वर्गीज कुरियन का। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड ये हुआ था 1998-99 में, 1998-99, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? तो ये हो जाता है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, ये सब कम मतलब मेहनत हो, ये भी, तो ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन होता है नीली क्रांति। और इससे जुड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है FFDA, FFDA का संबंध किससे? मत्स्य पालन से। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में अगर विनिवेश हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जैसे वर्तमान में हो भी रहा है। और इससे दो प्रश्न अभी काफ़ी न्यूज में आ सकता है कि LIC में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 74%, जो पहले 49% था। और जो दूर संचार क्षेत्र है उसमें पहले 49% था, अब उसमें हो जाएगा 100%, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वस्तु और सेवा कर यानी GST की अवधारणा किस देश से शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया था कनाडा से, GST की अवधारणा कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, संसद। ऑप्शन नंबर ए। और ये किस अनुच्छेद में है? 124 में, अनुच्छेद 124 के 1 में होगा, ठीक ना, 124 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और ये आयरलैंड से लिया गया है जो कि 36 से 51 के बीच है, 36 से 51 के बीच। आगे प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 में 5 रीट जारी किया गया है, उसे कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और वर्तमान में भारत में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? यह निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष। कई बार पूछा गया प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? तो वो मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा एक डैश है, राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी निकाय, ये कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसीलिए इसे अस्थायी निकाय कहा जाता है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ना ही तो काफ़ी अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। सबसे कठोर आपको मिलेगा अमेरिका का, अमेरिका। और सबसे लचीला किसका है? दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका। लचीला इस सेंस में होता है कि जिसका संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है उसे कहते हैं लचीला, और जिसमें संशोधन करना मुश्किल है उसे कहते हैं कठोर।
अभी वर्तमान में अमेरिका का जो संविधान था, जो लिखित संविधान था, उसकी पांडुलिपि बेची गई है $47 मिलियन में। करंट में हो सकता है पूछा जाए। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिया गया है? केंद्र राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है ये मिलेगा आपको भाग 11 में, भाग 11। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाएगा। लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति हम डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की शक्ति डायोप्टर में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, डायोप्टर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण जब भी आए तो सेब गिरा था, याद ही होगा, न्यूटन के सर पे। ऑप्शन नंबर ए। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच कितना होगा? लाल को अगर नीला कर, यानी रेड को क्या कर रहा है? नीला यानी ब्लू कर रहा है। तो हमने बचपन में ही याद किया है, ABR होता है, एसिड टर्न ब्लू टू रेड, ठीक ना। यहाँ पे रेड टू ब्लू यानी बेस हो रहा होगा, ठीक ना। यानी बेस कौन सा होता है? जिसका पीएच वैल्यू जो हो 7 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 आप टिक कर सकते हो, लेकिन 7 से अधिक होना चाहिए, तो आप ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यही अगर दिया रहता रेड टू ब्लू कर दे, सॉरी ब्लू टू रेड कर दे, तब आपका सारा आंसर हो सकता। 7 को छोड़ के एक और, समझिए कि नहीं समझे? देखिए फिर से समझिए। लिटमस पेपर होता है जो ब्लू टू रेड करता है या नहीं तो रेड टू ब्लू करता है। अगर एसिड होगा तो ABR कर देगा, ठीक ना। ब्लू टू रेड करेगा तो एसिड होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, लेकिन 7 से अधिक यानी बेस होना चाहिए, तब वो रेड से ब्लू करेगा। यहाँ पे रेड से ब्लू है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? पीएच वैल्यू 7 से अधिक होना चाहिए। पीएच के खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन। निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तांबे की मात्रा कांसा में सबसे अधिक होता है। कांसा में कितना होता है? 88%। पीतल में भी होता है, 68 to 70% के आसपास होता है। आगे आपका जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी संबंधित है वृद्धि से। वृद्ध, ऑप्शन नंबर डी, जेरेंटोलॉजी, जिनमें मानसून की झुर्रियाँ पड़ जाती है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी के स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अधिक दिमाग नहीं लगाइएगा कि पिघलने से उसका आयतन बढ़ता है, ये सब चीज़, हालांकि पिघलने से कम होता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन और हीलियम। पूछा जाता है ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो हीलियम। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? किस फेज में उससे हम लोग फाइबर प्राप्त करते हैं? तो ये होता है कोशित। ऑप्शन नंबर सी, कोशित अवस्था में। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता, पानी के कारण नहीं होता, दूसरे कारण से हो जाए, ये होता है हेपेटाइटिस बी। जबकि टाइफाइड, पीलिया और हैजा ये सब पानी की कमी से होता है, यानी गंदा पानी पीने से मेनली होता है। जबकि हेपेटाइटिस बी जो है वो विषाणु से होता है, उस विषाणु का नाम होता है एक HVV वायरस होता है। मटर पौधा है, मटर किस प्रकार का पौधा है? तो एक शाक पौधा है, शाक। अब यहाँ पे देखिए फिर 10 प्रश्न मैथ के हैं, 10 रीजनिंग के हैं। तो इससे पिछला वीडियो में मैथ का डालता, आप लोग देखे नहीं। मैं कहता हूँ जो भी लोग 10 ही लोग देखते हैं ना, पूरा देखिए कम से कम, ताकि हमको अच्छा लगता है। अब 1-2 मिनट देख के छोड़ दिए हैं, तब मैथ का कैसे बनाएंगे? और मैथ में टाइम तो लगेगा ही, 10 मैथ है जैसे, तो कम से कम 16 से 20 मिनट का टाइम लग ही जाता है, तो वो देना पड़ेगा। खैर हम 1-2 सेट का तो बनाएंगे ही मैथ, तो देख लीजिएगा 1-2 बार, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ मिलेगा आपको? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ऑप्शन नंबर बी। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हो जाएंगे सिक्किम और बिहार। सिक्किम यहाँ पे और बिहार। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि इसे प्राप्त ना हो सके। कोई अपनी जमानत कब खोएगा? जब उसको कितना वोट, जब उसको 1/6 भी वोट नहीं मिले, सीट ना मिले। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो किनका जन्म होता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ इसके लेखक है शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद। ऑप्शन नंबर सी। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में मिलता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान। निम्नलिखित में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई? ओलंपिक खेल का शुरुआत यूनान से हुआ। यूनान से। अगला ओलंपिक कहाँ होगा? बीजिंग में होगा। WTO का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? WTO इसका मुख्यालय है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुचिपुड़ी इसका उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। सबसे अधिक कौन है? नाइट्रोजन है 78%। ईरान की राजधानी कहाँ पे है? ईरान का राजधानी होगा तेहरान। तेहरान ईरान का राजधानी तेहरान। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? यानी किसके भारत श्रीलंका के बीच जो है वो पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट, PALK, पाल्क स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 93 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष और पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह आसान सा प्रश्न। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक, यहाँ पे कागज, कपड़ा, धातु में प्लास्टिक हो जाएगा हानिकारक। हानिकारक। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया था? चंद्रवरदाई के द्वारा। चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 1961 से। 1961। रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी और आगा खां क्रिकेट और हॉकी से। क्रिकेट और हॉकी से। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वो होगा, विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? गेट सदस्य द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है विश्व व्यापार संगठन। इससे पहले उसको जेटी कहा जाता ही था। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत का। कथकली हो जाए तो केरल का। कुल 100 प्रश्न थे। प्रश्न काफ़ी टफ नहीं था, ठीक ठाक प्रश्न था, मतलब हम कह सकते आसानी प्रश्न था। तो 80 प्रश्न में से बताना है आपको कितना स्कोर आपने किया। सेशन अगर अच्छा लगा हो जरूर मेरे भाई लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत कहीं पे हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।